दो बहनों का जीवन संघर्ष। नेहा और सुनैना दोनों सगी बहनें होती हैं, लेकिन उनका परिवार कहाँ है और उनके माता पिता कौन थे, ये बात उन्हें खुद भी पता नहीं होती। जब से उन्होंने अपना होश संभाला होता है, तब से उन्होंने खुद को एक पुराने अनाथ आश्रम की चारदीवारी के बीच ही पाया होता है। समय बीतता जा रहा होता है। ऐसे ही एक दिन आश्रम के बरामदे में बैठी नेहा अपनी बड़ी बहन सुनैना से बात कर रही होती है। दीदी, काफी समय बीत गया है, पर शर्मिला आंटी इस आश्रम में वापस नहीं आई। यहाँ तक कि पिछले कई महीनों से आश्रम में कोई नया बच्चा भी नहीं आया, न ही कोई मदद पहुंची है। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है कि कहीं शर्मिला आंटी को कुछ हो तो नहीं गया। नहीं नेहा, ऐसी बात नहीं कहते। शर्मिला आंटी को कुछ नहीं हुआ होगा। तुझे याद है ना, जब वो यहाँ से जा रही थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो अपने बेटे के पास शहर जा रही हैं और ठीक 1 महीने बाद वापस लौट आएंगी। शायद उन्हें वहाँ कोई जरूरी काम पड़ गया होगा। लेकिन दीदी, 1 महीना नहीं बल्कि 6 महीने गुजर चुके हैं। वो अब तक यहाँ नहीं आई है और न ही उनका कोई फोन आया है। हमने इस अनाथ आश्रम को बहुत मुश्किल से संभाल रखा है। हम ना तो बाहर काम करने जा पाती हैं और न ही अब हमारे पास खाने का इतना राशन बचा है कि हम और समय गुजार सके। आश्रम के बाकी बच्चे भूखे सो रहे होते हैं। इस आश्रम में अब आप और मैं ही सबसे बड़े हैं। अगर हमने शर्मिला आंटी का पता नहीं लगाया तो आने वाले समय में हमें और इन बच्चों को बहुत दिक्कत आने वाली है। तो बिल्कुल ठीक कह रही है नेहा, अब और इंतजार करना ठीक नहीं होगा। हमें शहर जाकर शर्मिला आंटी का पता करना ही होगा। अच्छा नेहा, मुझे याद आ रहा है कि एक दिन आंटी तुझे अपने घर का पता बता रही थी ना? हाँ दीदी, उनके घर का पता मेरे पास लिखा हुआ है। आप यहीं रुकिए, मैं भी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर नेहा दौड़ती हुई अपने कमरे में जाती है और अपने पुराने लोहे के बिस्तर के नीचे छिपाई हुई एक मुड़ी पर्ची निकालती। उस पर्ची को देखकर वो एक लंबी सांस भरती है और वापस भागते हुए आश्रम के हॉल में पहुंच जाती है। वो हाँफते हुए वो पर्ची सुनैना के हाथों में थमा देती है। दीदी, ये वही पर्ची है जो शर्मिला आंटी ने जाते हुए दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी बहुत बड़ी मुसीबत आए तभी इस पते पर आना। नेहा और सुनैना आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस आश्रम की एक छोटी बच्ची, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 8 साल की होती है, वहाँ आ जाती है। उसका नाम पिंकी होता है। दीदी, आप कहीं मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप भी चली गई तो आप भी उन लोगों की तरह वापस नहीं आओगी जो हमें छोड़कर चले गए। हमें डर लगता है दीदी। अरे पिंकी बेटा, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तो बस शर्मिला आंटी का हालचाल लेने शहर जा रही हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में नेहा दीदी है ना, वो तुम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। आखिर हम दोनों बहनें तुम लोगों को ऐसे अकेले थोड़ी ही छोड़ेंगी। मैं बस जाऊंगी और जल्दी से आंटी को लेकर वापस आ जाऊंगी। हाँ पिंकी बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। और दीदी, आप अब और वक्त खराब मत कीजिए। आप जल्दी से शहर जाइए और आंटी का पता लगाइए। सुनैना भारी मन से अपनी छोटी बहन नेहा और उन अनाथ बच्चों को छोड़कर शहर के लिए निकल पड़ती है। उसके पास बस कुछ ही रुपए होते हैं जो उसने मुश्किल से बचा कर रखे होते हैं। कुछ देर बाद वो एक बंगले के सामने पहुंचती है। अब वो अपने कांपते हाथों से बंगले की घंटी बजाती है। कुछ देर बाद एक नौजवान लड़का, जिसका नाम सुमित था, वो बाहर आता है, जो शर्मिला का बेटा होता है। नमस्ते भैया, क्या शर्मिला आंटी यहीं रहती हैं? मैं अनाथ आश्रम से आई हूँ। अरे, तुम लोग यहाँ भी आ गए? मेरी माँ बहुत बीमार है, वो किसी से नहीं मिल सकती, और वैसे भी उस आश्रम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जाओ यहाँ से। भैया ऐसा मत कहिए, आश्रम के बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमें बस एक बार आंटी से मिलना है। उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगी। सुनैना के इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी सुमित, जो शर्मिला का बेटा था, वो उसे अंदर नहीं जाने देता। और तभी सुनैना सुमित को धक्का देकर अंदर जाती है और शर्मिला आंटी उसे देखकर रोने लगती है। सुनैना बेटा, मुझे माफ कर देना। मेरा बेटा मुझे वापस नहीं आने दे रहा। इसने मेरा फोन भी छीन लिया है। ये चाहता है कि मैं उस आश्रम की जमीन को बेच दूं और सारा पैसा इसे दे दूं, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आंटी, आप यहाँ ऐसी हालत में हैं और हम वहाँ आपका इंतजार कर रहे थे। हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा है। शर्मिला अपने तकिए के नीचे से एक चाबी और कुछ कागज निकालती है और सुनैना को देती है। बेटा, ये उस तिजोरी की चाबी है जो आश्रम के ऑफिस है। उसमें कुछ पैसे और गहने रखे हैं जो मैंने बुरे वक्त के लिए बचाए थे, और ये कागज आश्रम के हैं। इन्हें संभाल कर रखना। मेरा बेटा उस पर कब्जा करना चाहता है। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना ये तुम्हें भी नुकसान पहुँचाएगा। पर आंटी, आप यहाँ ऐसी हालत में है, मैं आपको इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? नहीं बेटा, अगर मैं तेरे साथ गई तो वो हमें रास्ते में पकड़ लेगा। तू बस ये कागज लेकर निकल जा। इसमें मैंने लिख दिया है कि मेरे बाद इस आश्रम की मालकिन तुम दोनों बहनें होंगी। जा बेटा, भाग यहाँ से। सुनैना भारी मन से वहाँ से भागती हुई बाहर निकलती है। वो जैसे तैसे बस पकड़कर वापस आश्रम की तरफ लौट रही होती है। उधर आश्रम में नेहा बार बार गेट की तरफ देख रही होती है। तभी पिंकी उसके पास आकर बैठ जाती
दीदी देखो ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या सुनैना दीदी आज आ जाएंगी? हाँ पिंकी, बस आती ही होंगी। तू तब तक ये थोड़ा सा पानी पी ले। देख दीदी आते वक्त बहुत सारी खाने की चीजें लेकर आएंगी। कुछ ही देर में सुनैना भागते हुए आश्रम के अंदर दाखिल होती है। उसे देखते ही नेहा दौड़कर उसके पास पहुंचती है। सुनैना के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही होती है। दीदी आप आ गई? क्या हुआ? शर्मिला आंटी कहाँ है और आप इतनी डरी हुई क्यों हो? नेहा, शर्मिला आंटी नहीं आ सकती। उनका बेटा उन्हें कैद करके बैठा है। ये ले चाबी और ये कागज। आंटी ने कहा है कि अब हमें ही सब संभालना होगा। चाबी? पर ये चाबी किस चीज की है दीदी? आंटी के कमरे वाली तिजोरी की। चल जल्दी देखते हैं उसमें क्या है। दोनों बहनें दौड़कर ऑफिस वाले कमरे में पहुंचती हैं और पुरानी तिजोरी खोलती हैं। तिजोरी खुलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें कुछ नगद पैसे और सोने के छोटे छोटे गहने रखे होते हैं। दीदी इतने सारे पैसे? अब तो हम बच्चों के लिए ढेर सारा राशन ला सकते हैं और आश्रम की मरम्मत भी करा सकते हैं। हाँ नेहा, पर संभल कर रहना होगा हमें। आंटी का बेटा कभी भी यहाँ आता ही होगा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी आश्रम के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकती है। शर्मिला का बेटा सुमित गाड़ी से बाहर निकलते हैं। नेहा और सुनैना खिड़की से ये सब देख रही होती हैं। ओए लड़कियों, बाहर निकलो। मुझे पता है मेरी माँ ने तुम्हें कुछ कागजात दिए हैं। चुपचाप वो कागज मेरे हवाले कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दीदी अब क्या होगा? ये तो यहाँ भी आ गया। तू घबरा मत नेहा, तू बच्चों को लेकर अंदर वाले कमरे में जा, मैं इससे बात करती हूँ। सुनैना हिम्मत जुटाकर बाहर निकलती है और सुमित के सामने खड़ी हो जाती है। सुमित भैया, ये आश्रम अनाथ बच्चों का है। आंटी ने इसे खून पसीने से सींचा है। मैं इसे आपको बेचने नहीं दूंगी। तू मुझे सिखाएगी? ये जमीन करोड़ों की है। चुपचाप कागज दे, वरना इस आश्रम को अभी खाली करवा दूंगा। तभी नेहा पीछे से आती है। उसके हाथ में मोबाइल होता है। भैया मैंने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और पुलिस को भी फोन कर दिया है। गांव के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। अगर आपने हमें हाथ भी लगाया तो आप जेल जाएंगे। क्या तेरी इतनी हिम्मत? तभी गांव के कुछ लोग लाठियां लेकर वहां पहुंच जाते हैं। शर्मिला ने गांव वालों की बहुत मदद की थी, इसलिए वे बच्चों के लिए खड़े हो जाते हैं। सुमित भीड़ को देखकर डर जाता है। सुमित गुस्से में पैर पटकता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही नेहा और सुनैना एक दूसरे को गले लगा लेते। दीदी क्या अब हमें खाना मिलेगा? हाँ पिंकी, आज हम सब पेट भरकर खाना खाएंगे। अगले दिन नेहा और सुनैना तिजोरी के पैसों से राशन लाती हैं और बच्चों को अच्छे से खाना खिलाती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ दिन बाद उन्हें खबर मिलती है कि पुलिस ने सुमित को उसकी माँ के साथ बदसलूकी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। शर्मिला अब आश्रम वापस आ जाती है। बेटियों, अगर आज तुम दोनों नहीं होती तो ये बच्चे सड़क पर होते। तुम अनाथ नहीं हो, तुम तो इस आश्रम की नींव हो। आंटी आपने हमें सहारा दिया, अब हमारी बारी है आपका सहारा बनने की। नेहा और सुनैना की बातें सुनकर शर्मिला काफी खुश हो जाती है। इस तरह दोनों बहनों का संघर्ष कामयाब रहता है। ये कहानी है गांव के एक पुराने से मकान की। उस मकान में दो परिवार रहते थे। ऊपर वाली मंजिल पर अमीर जेठानी रमा और नीचे की मंजिल पर उसकी गरीब देवरानी सुनीता। रमा का परिवार बेहद अमीर था और शहर से आए हुए हर ऐशो आराम में डूबा रहता था। वहीं सुनीता का परिवार सादगी में जीता था, पर उनके पास दिल की दौलत बहुत थी। रमा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो। अरे एक बार खोल कर तो देखो। रमा ने गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत महंगी साड़ी थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। अरे वाह, इसमें तो हीरे जड़े हुए हैं। ये साड़ी आप कहाँ से लेकर आए हैं? ये मैंने अपने एक दोस्त से लंदन से मंगवाई है। दोनों पैसों में चूर थे। वो किसी को कुछ नहीं समझते थे खुद के सिवा। वहीं उसी मकान के नीचे विनोद भी अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेकर आया। उसने पहले तो घर के बाहर अपनी साइकिल खड़ी की, फिर अंदर चला गया। ऊपर से विक्रम और उसकी घमंडी बीवी रमा देख रही थी। देख रहे हो अपने गरीब भाई को, साइकिल से चलता है लेकिन तुम्हारी देखा देखी ये भी अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लाता ही रहता है। अरे इसकी बीवी एक नंबर की लुटेरन है, विनोद को लूटती रहती है। खैर, विनोद ने अपनी बीवी सुनीता को साड़ी दी। विनोद, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप फिजूल खर्च मत किया करो। आप खुद के लिए तो कुछ लेते नहीं हो। जब भी आपको पैसे मिलते हैं आप मेरे लिए कुछ न कुछ ले आते हो। सुनीता, लोग औरतों को ज्यादा देखते हैं, आदमियों को नहीं। अब जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बातें घुमाना तो कोई आपसे सीखे। ठीक है, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैंने सारा खाना पहले ही बना लिया है। तो इस तरह से उन लोगों की जिंदगी बीत रही थी। फिर एक दिन रमा के घर कुछ शहर के खास मेहमान आने वाले थे। उसके पति ने बड़े बड़े शहर के लोगों को अपने घर बुलाया था। रमा का घर महंगे फर्नीचर और सजावट से भरा पड़ा था। रमा, किसी चीज की भी कमी नहीं होनी चाहिए। सारे नौकरों को बोल दो कि अगर गलती से भी किसी भी चीज की कमी रह गई तो उनकी 2 महीने की पगार काट लूंगा। वो तो मैंने सारे नौकरों को पहले ही बोल दिया है। वैसे नौकरों ने काम बढ़िया किया है। हमारे मेहमान तो हमारा घर देखकर ही जल भुन जाएंगे, देख लेना।
मैंने खर्चा भी तो खूब किया है, अपने नीचे वाले भिखमंगों के जैसे नहीं है हम लोग। वहीं नीचे सुनीता के घर में उसके गरीब रिश्तेदार पहुंच चुके थे। बच्चों की चहल पहल और छोटे छोटे उपहारों के साथ वे बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। अरे बच्चों देखो, तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अरे आइए आइए मामा जी, हम सब तब से ही आपकी राह देख रहे थे, बड़ी देर कर दी आने में। अरे क्या बताऊं बेटा, हम गरीब लोग हैं, हम चाहकर भी कहीं टाइम पर नहीं पहुंच पाते। बेटा मैंने कल रात ही ट्रेन पकड़ ली थी, पर रास्ते में एक हादसा हो गया और इसलिए ट्रेन रास्ते में ही 8 घंटे खड़ी रही, वरना मैं आज सुबह ही पहुंच गया होता। मामा देर हो गई तो कोई बात नहीं, कम से कम आप सही सलामत तो हैं। सुनीता बातें तो होती रहेंगी, जल्दी से मामा जी और बच्चों के लिए खाना लगाओ। मामा जी कल रात से ट्रेन में बैठे, उन्हें भूख लगी होगी। मामा जी आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। सुनीता खाना लगाने लगी। वहीं उसी वक्त रमा के अमीर मेहमान अपनी बड़ी गाड़ी से उतरे और ऊपर वाले रमा के मकान में चले गए। वो जब ऊपर मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने ऊपर बालकनी से सुनीता के घर की तरफ देखा। वहां पर विनोद, सुनीता और उसके बच्चे हंसी खुशी मना रहे थे। तभी रमा के मेहमानों ने कहा, अरे ये कौन लोग हैं भाई जो यहाँ गरीबों की तरह रह रहे हैं? इनके कपड़े और घर की हालत देखिए। रमा तुम्हें इन लोगों के साथ यहाँ रहना पड़ता है। हाँ सही कहा, इन लोगों की वजह से तुम्हारे घर की शोभा बिगड़ रही है। इन भिखारियों के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना उनकी जैसी मानसिकता तुम लोगों की हो जाएगी। वो लोग भी जोर जोर से बातें कर रहे थे, इसलिए सुनीता के रिश्तेदारों ने उनकी ये बातें सुन ली। खैर, ये सब सुनकर रमा ने भी अपने मेहमानों का साथ दिया और कहा, हाँ क्या करें, हमारे यहाँ ये लोग मजबूरी हैं, हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमसे बहुत दूर है। ये सब बातें सुनीता और उसका पति विनोद भी सुन लेता है। ये सब सुनकर सुनीता का दिल टूट जाता है, लेकिन वो चुपचाप सहन करती है। उसके गरीब रिश्तेदार उसे समझाते हैं, सुनीता मत सोचो इन बातों को, बड़े लोग हमेशा छोटे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। हमें हमारी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, एक दिन भगवान जरूर न्याय करेंगे। आप ठीक कहते हो, हम गरीब हैं लेकिन हमारे पास आत्मसम्मान है, हमें इस पर गर्व है। ये हुई ना बात, मैंने बहुत से अमीर देखे हैं पर इन लोगों जैसा कभी नहीं देखा। लगता है ये सब के सब या तो अपनी बाप की कमाई खा रहे हैं या फिर अभी नए नए अमीर बने हैं। शायद आप सही कह रहे हो मामा जी, हम इनकी बातें एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। खैर, इस तरह सुनीता और उसका परिवार गरीबी में भी संघर्ष करना नहीं छोड़ता। हर सुबह सुनीता और उसका पति मेहनत करते हैं, दिन रात काम करके वे अपने बच्चों का पेट पालते हैं और घर का खर्चा चलाते हैं। वहीं दूसरी ओर रमा का परिवार ऐशो आराम में समय बिताता रहता है और दूसरों का मजाक उड़ाने में लगा रहता है। विनोद, सुनीता, मैं तुम लोगों के यहाँ एक दिन का मेहमान बनकर आया था, पर मुझे यहाँ रुके हुए तो कई महीने बीत गए। आजकल ऐसे भांजे मिलते ही कहाँ हैं। अगर मेरे ऊपर इतनी बड़ी समस्या ना आती तो मैं यहाँ इतने दिन रुककर तुम लोगों पर कभी बोझ ना बनता। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं मामा? मामा, इस घर में कोई बुजुर्ग नहीं था, कम से कम आपके यहाँ रहने से बुजुर्गों का साया तो हमारे सर पर है। वहीं दूसरी तरफ अमीर रमा और विक्रम के घर पर उसके अमीर मेहमान उस दिन से उनके घर में ही रुके हुए थे। उन्होंने धोखे से विक्रम की कंपनी को बर्बाद कर डाला और उन्हीं से पैसे लेकर अपनी नई कंपनी खोल ली। रमा के पति को बिजनेस में भारी नुकसान हो गया, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। ये जो लोग नए नए अमीर बनते हैं ना, इन्हें बिल्कुल अकल नहीं होती। अपनी अमीरी का दिखावा करने के चक्कर में अपना सारा कीमती सामान, कितना बैंक बैलेंस है, सब कुछ बता दिया। अब ये लोग भुगतेंगे और हम चलाएंगे अपनी कंपनी। बिल्कुल सही कहा। अब चुपचाप यहां से निकल लेते हैं। बेचारे ऊपर वाले नीचे रहने वाले हर गरीब का मजाक उड़ाया करते थे, अब दुनिया इनकी गरीबी का मजाक उठाएगी। चलो। वो दोनों रिश्तेदार चुपचाप विक्रम को बर्बाद करके वहां से चले गए। वहीं अब रमा का परिवार कर्ज में डूब चुका था। उन्होंने अपने सारे ऐशो आराम के सामान भी बेच दिए, लेकिन फिर भी उनका कर्ज चुकता नहीं हो पाया। मजबूर होकर रमा और उसका परिवार नीचे वाली मंजिल पर रहने चले आए। छोटे भाई विनोद, हमने तुम लोगों की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। मामा जी आपको भी खूब भला बुरा कहा, हो सके तो हमें माफ कर देना। आज हम जब खुद गरीब हो गए तब हमें एक गरीब के दर्द का एहसास हुआ। सुनीता, हमारा घर तक बिक गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे अंदर पैसों का घमंड आ गया था और शायद हमें उसी की सजा मिली है। अगर आप लोग हमारे गरीब खाने में रह सके तो आइए। हमारा घर भले ही छोटा है पर हमारा दिल बहुत बड़ा है। हाँ भैया, जो हुआ उसे जाने दीजिए। अब हम सब इसी घर में एक साथ रहेंगे।
तो इस तरफ चारों लोग एक साथ नीचे वाले गरीब के घर में रहने लगे। दूसरी ओर सुनीता का परिवार अब अपनी मेहनत से धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा था। उनका छोटा सा काम अब एक बड़ी दुकान में बदल गया था। सुनीता और उसके पति की मेहनत रंग लाई थी। अब उनके पास खुद का अच्छा खासा घर था और वे गांव में इज्जत से जी रहे थे। मामा जी, अगर आपने हमारी पैसों से मदद ना की होती तो आज हम इस मुकाम पर ना होते। बेटा, ये सब तुम्हारी और सुनीता की लगन और मेहनत का नतीजा है। इधर अब रमा समझ चुकी थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी देवरानी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। एक दिन वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सुनीता के पास गई और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोली, सुनीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे मेहमानों का बहुत अपमान किया। उस समय मुझे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था, पर अब समझ में आया कि असली दौलत आत्मसम्मान और मेहनत होती है। रमा दीदी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हालात कभी भी बदल सकते हैं। मेहनत और इज्जत से जीना ही असली दौलत है। हम सभी एक ही परिवार है। रमा का परिवार अब गरीब हो चुका था और वही लोग जिनका वे कभी मजाक उड़ाते थे अब उनकी मदद के लिए आगे आए। गांव वालों ने भी रमा का मजाक उड़ाया, लेकिन सुनीता और उसके पति ने रमा के परिवार को सहारा दिया। रमा के अमीर मेहमानों ने उन्हें ही चूना लगा दिया, वहीं गरीब सुनीता के मेहमान ने उनकी मदद की और साथ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए। असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो इज्जत और आत्मसम्मान है जो हमारी मेहनत से हमें मिलता है। Thanks for watching.